वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नाफिज होने के बाद एक तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों को तरक्की होगी। हालांकि जब से ये वक्फ एक्ट और बिल अदालत में आई है तब से मुसलमानों में बेचैनी और इस तरह पाई जा रही है। जगह जगह सड़कें जाम की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है ताकि हुकूमत इस एक्ट को वापस ले। दरअसल ये एक्ट मुसलमानों के लिए किसी भी तरह सूदमंद नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इस बिल को वापस ना लिया गया, इस एक्ट को खारिज ना किया गया, तो इससे मुसलमानों फ्यूचर में मुतवल्लियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुतवल्लियों का फ्यूचर, पास्ट बोलिए, पास्ट से लेके आज तक का फ्यूचर तक मुतवल्ली जो है खसारे में है, नुकसान में है। अगर कोई नुकसान में है तो मुतवल्ली है, वही मुतवल्ली बेचारा जो देश जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है वही पिस रहा है, उसी का नुकसान हो रहा है। ना संपत्ति से उसको लोन मिल सकता, ना संपत्ति को बेच सकता, ना संपत्ति को लॉन्ग लीज दे सकता। वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा अपना, और वो संपत्ति को डेवलप कैसे करेगा? तो मैंने बताया है कि सरकार को चाहिए कि फौरन जितने बैंक्स को ये परमिशन दे कि वक्फ संपत्ति के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करे। अब देखिएगा 5 साल में नक्शा बदल जाएगा, इतना डेवलपमेंट होगा जिससे सरकार का पहला फायदा होगा, उसके बाद जनता का फायदा होगा। कुछ वक्फ लैंड ऐसा भी है जहाँ पे इंक्रोच हो चुका है, इंक्रोचर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। वक्फ बोर्ड उस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाते। 6,90,000 एकड़ रिकॉर्डेड जस्टिस राजेंद्र सच्चर रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट में है कि पूरे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। सबों से जब आंकड़ा लिया गया तो टोटल जमीन का आया मेजरमेंट 6,90,000 एकड़, जिसमें आधी जमीन लगभग वो गैर कानूनी कब्जे में है। प्राइवेट लोगों के और गवर्नमेंट के दोनों इसके जिम्मेदार है, कब्जे में है। वो कब्जा के लिए बेचारा मुतवल्ली मरता है। कौन? मुतवल्ली मरता है। मुतवल्ली मामला लड़ रहा है, दौड़ भाग के अलावा अपने पॉकेट से खर्चा करता है एक वक्फ स्टेट को संभाल के रखने के लिए। वक्फ बोर्ड उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, पार्टी ऐड होता है, उस मामले में खड़ा होता है, वो गवाही देने की हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, मुतवल्ली सही है कि नहीं है, इसके लिए वक्फ बोर्ड पार्टी ऐड होता है। लेकिन 6,90,000 एकड़, जबकि एक उड़ीसा स्टेट में हमने बताया 12 लाख एकड़ हिंदू मठ और मंदिर की जमीन है, जिसको कंपैरिजन नहीं किया जाता डिफेंस और रेलवे के साथ। देखिए यहाँ पर क्या साजिश है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? वक्फ के साथ, कि वक्फ को का छवि, मुसलमानों को छवि खराब करने के लिए उसको कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ। अरे कंपेयर करना है तो तुम्हारे एक स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में 12 लाख एकड़ जमीन हिंदू मठ और मंदिर की है, दूसरे स्टेट्स लीजिएगा तो डिफेंस और रेलवे से कम 5-10 गुना ज्यादा हो जाए। तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनकी चीज है, उन्होंने दान किया है, वो अपनी धार्मिक मामला है, उनसे हम लोग कोई शिकायत नहीं। हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम हाथ धो के? क्या वजह है जो तुम हमारे पीछे पड़े हो? ये हमारा सवाल है, इसका जवाब सरकार देती नहीं। वक्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, इसके हवाले से ख़ास मकसद क्या था और क्या कहना चाहते हैं आप मुतवल्लियों को, और सरकार से क्या डिमांड है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया सच्चाई और हकीकत को सामने लाने के लिए। अभी तक जो सच्चाई और हकीकत सामने जो आई है उसमें बहुत कमी है। तो सच्चाई हकीकत ये है कि जो लोग आज सोशल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वक्फ कुछ नहीं हुआ, वक्फ किसी के काम नहीं आया, मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि वक्फ के बारे में, वक्फ के उन्नति के बारे में, वक्फ के डेवलपमेंट के बारे में सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज से टैक्सेस लिए, सब कुछ लिए, वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम से इनकम टैक्स, वक्फ प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स, सब कुछ देती है। जब टैक्स देती है तो इसके बारे में सोचना भी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट ने कभी नहीं ये सोचा कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, जबकि ये वक्फ प्रॉपर्टी न बिक सकती है, न लीज हो सकती है, तो इस पर बैंक भी कोलैटरल सिक्योरिटी कोई लोन नहीं देता। तो अगर गवर्नमेंट वक्फ
बैंकों को कह दे, इंस्ट्रक्शन दे दे कि वक्फ प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करो। तो जब वो डेवलपमेंट होगी वक्फ प्रॉपर्टी, उससे जो इनकम आएगा, जो रेंटल इनकम आएगा, उससे बैंक का लोन भी अदा होगा और वक्फ का जो मकसद के लिए बनाई गई, जो गरीब गुरबा के लिए, वो भी मकसद पूरा होगा। ये पूरे देश का फ़ायदा है इसमें, पूरे समाज का फ़ायदा है इसमें। लेकिन इस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया, खाली ब्लेम गेम इन लोग करते रहे और वक्फ को कहीं का नहीं ला के छोड़ा। बस यही मेरा कहना था कि वक्फ के आज इस हालत, ये जो संगीन हालत पर वक्त पहुंच चुका है, इसके लिए ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी हालत बदल सकती है। ये जो वक्त अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है सर, इस एक्ट के आने से मुतवल्लियों पर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ वक्फ लैंड है उन तमाम लैंड पर बुरे असरात पड़ेंगे। आने वाले दिनों में सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी और फिर जिनका वरासत में ये है ज़मीन, उनको अब उससे खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, वक्फ एक्ट जो नया आया है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है कि इसमें क्या बेहतर होगा और ख़राब पैदा हुआ है। इसमें और ख़राबी पैदा की गई है। जो पुराना एक्ट था 1995 एक्ट और जो अमेंडमेंट आया था 2013 में, वो उससे वक्त बिल्कुल चल रहा था, जैसा भी चल रहा था सही चल रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अलावा दो चार कमियों के, जो करप्शन है उस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट कैसे हो, इसमें ज़रूरी था तरमीम लाना। ये मैंने जो आज कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट उसी वक्त हो सकता है जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, लॉन्ग लीज नहीं हो सकती, इस पर लोन सैंक्शन नहीं देता है बैंक। तो उसको चाहिए गवर्नमेंट को इस पर बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन किया जाए, तो शक्ल हालात पूरे बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और ये सबके हित के लिए अच्छा होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। एक वक्फ प्रॉपर्टी में मुस्लिम कम और गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, उसको ज़्यादा भोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं बहुत कम रेंट में। तो मेरा ये कहना है कि वक्फ जिस मकसद से बनाया गया, उस मकसद को अगर चाहिए पूरा होना, इसमें गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टैंड लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अभी जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, इस कानून में बहुत कमियां हैं। ये गवर्नमेंट ने और ज़्यादा अपना दखल डाल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसमें बहुत सारी और कमियां पैदा कर दी हैं। इसीलिए आज इस एक्ट को, इस नए कानून को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन और पूरे मुल्क में आंदोलन हो रहा है। सर 5 मई का जो फ़ैसला अभी तो चलेगा, ये इतना जल्दी फ़ैसला आएगा नहीं। ये 5 मई का फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो होने का है, उससे तो उम्मीद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जितना कानून समझते हैं उन लोग, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस नए कानून में क्या क्या कमियां हैं, इसको क्यों नहीं हटा लेना चाहिए, इसको क्यों नहीं वापस ले लेना चाहिए। तो कोर्ट तो फैसला करनी चाहिए, सही। अब इसके ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर कोर्ट से भी उम्मीद एक मुल्क में अगर हट जाए लोगों का, उस देश के लोगों का, और प्रशासन से और लॉ एंड ऑर्डर से, यानी कि पुलिस प्रशासन, जुडिशरी से अगर भरोसा उठ जाए, तो हम समझते हैं कि वो देश जो कभी उन्नति नहीं कर सकता। सर एक ख़ास बात, जब बीजेपी 2 बार पूरे मेजॉरिटी में थी तो उसने इस तरह का कोई हवा खड़ा नहीं किया, लेकिन आज जब वो मेजॉरिटी में नहीं है, भले उनकी सरकार है लेकिन वो बैसाखियों पर है, ऐसे में वो इस तरह का कानून नाफिज करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ और एक बात समझता हूँ कि अभी जो ये गवर्नमेंट है, मैं नहीं बल्कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कम्युनल डिवाइड करके सत्ता में रहना चाहती है, जो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये सब कम्युनल डिवाइड जो है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये कुछ रोज़ के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। तो कम्युनल डिवाइड नहीं करके देश के लिए, मुल्क के लिए अच्छा क्या हो सकता है, इसकी उन्नति के लिए क्या क्या हो सकता है, उस पर ध्यान दें। सुन लीजिए, हकीकत आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज हम प्रशासन को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको हम क्यों बदनाम करते हैं? जो जिम्मेदार है वक्त को बर्बाद करने में, जिसका हाथ है। अब आप बोलिएगा कैसे, तो सुन लीजिए। जस्टिस अब्दुल गनी साहब, जो एक्स चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मेरी ताल्लुकात सबसे है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमको फ़ोन करके कहते थे कि इरफान साहब,
আমি কি করব, আমি তো এখানে এসে ফেসে গেছি। आज भी वो हयात से हैं, आप लोग पूछ सकते हैं मेरा स्टेटमेंट, अब सोशल मीडिया में बोल रहे हैं। जस्टिस अब्दुल गनी साहब বলতে थे আমি এখানে এসে ফেসে গেছি, কি করব, এখানে আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না। এখানে এরা একটা সিন্ডিকেট বানিয়ে নিয়েছে কিছু মেম্বাররা, শুন लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा, मैं गवाह हूँ। মেম্বাররা ওখানে যারা কারাপশনে ইনভলভ আছে ওরা একটা সিন্ডিকেট বানিয়েছে, আমাকে কাজ করতে দেয় না। তারপরে এটা তো একটা হলো, আর অন্য আরো অসুবিধা কি, আমি বলে বলে हैरान হয়ে গেছি নবান্নকে, আমাদের চিফ মিনিস্টারকে, কি এই 25 জন 30 জন স্টাফ নিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গর ওয়াকফ আমি সামলাতে পারবো না, এটা সম্ভব নেই। পশ্চিমবঙ্গের যত ওয়াকফ সম্পত্তি আছে তাদের সার্ভে করা, তাদের ইন্সপেকশন করা, তাদের গিয়ে হিয়ারিং করা, তাদের লোক পাঠানো, ইন্সপেক্টর পাঠানো, তাদের সমস্যা 10 রকম সমস্যা, মামলা, লিটিগেশন, আমি এই 25টা 30টা স্টাফ নিয়ে কি করে করব? আমি বলে বলে हैरान হয়ে গেছি। কিন্তু ये স্টাফের সংখ্যা ওনারা বাড়াতে চাইছেন না, বাড়াচ্ছেন না। কম করে আমাকে 100 স্টাফ চাই যদি আমি পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য যদি ফলো করতে হয়, 100 জন চাই। কিন্তু বর্তমান মাত্র 30 জন মতন স্টাফ আছে, আমি কি করে পারবো? আমাকে একবার না কয়েকবার উনি বলেছেন এই কথাটা, আমি তো জানি কথাটা সব উনি যা বলছেন এটা পারা যাবে না। এখন আমাদের নতুন চেয়ারম্যান এসেছেন, আমাদের এক্স জাস্টিস শহীদুল্লাহ মুন্সি স্যার, ওনার সাথে আমার খাস সম্পর্ক আছে, আমার স্টেটের অনেক মামলা করেছেন, অল ইন্ডিয়া রিপোর্টেড জাজমেন্ট হয়েছে ওনাকে দিয়ে, উনিও ভালো করে জানেন, হি ইজ ভেরি ওয়েল ভার্স উইথ ওয়াকফ লজ, ওয়াকফ আইন যত উনি জানেন, আমার মনে হয় না কেউ জানে কেন। he had been an advocate, he had been fighting hundreds of litigations, thousands of litigations। তো আজকে উনিও এই সিচুয়েশনে আছেন, উনি কি করে সামলাবেন এই তো সম্পত্তি, যা একটা স্টেটে বা পশ্চিমবঙ্গ স্টেটে এতগুলো সম্পত্তি কি করে সামলাবেন এই মাত্র 30টা স্টাফ নিয়ে? তো যত পর্যন্ত গভর্নমেন্ট না চায়, গভর্নমেন্ট ব্লেম গেম খেলে, কিন্তু গভর্নমেন্ট জন্যই সব হচ্ছে। গভর্নমেন্ট যদি চায় ওয়াকফের উন্নতি হতে পারে, ওয়াকফের ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, ওয়াকফের সমস্ত সব ম্যানেজমেন্ট ঠিক সঠিক হতে পারবে, কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট না চায় কিছু করার নেই। আমার এই বক্তব্যটা আমি আজকে উইথ ফুল অথরিটি বলছি, আমি একটা মানুষ, আমার যত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি লখনউ, ইউপি থেকে বিহার থেকে বাঙ্গাল পর্যন্ত, বার্মাতে আমাদের বিগ মস্ক অফ আকিয়া মুসাফির খানা, অনেক সম্পত্তি বার্মাতে আছে। তো আমি ওয়াকফকে ইনসাইড আউট দেখেছি, যত ওয়াকফকে আমি বুঝেছি আমার মনে হয় না অন্য কেউ বুঝেছে। আমি একমাত্র মানুষ যে কোনোদিন কোনো কারোর ফেভার নেয়নি, কোনোদিন ওয়াকফ বোর্ডে যাইনি, আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল গনি সাহেব সাথে, আবার সবার সাথে, কিন্তু কোনো ফেভার নিতে আমাকে একজন দেখিনি। ওয়াকফ বোর্ডে আমি যদি গিয়ে কোনো ফেভার নেবার জন্য চেষ্টা করেছি, আমার অনেক কাজেরা আটকে রেখেছে কিছু লোক আছে ওয়াকফ বোর্ডে, যে আমি ওদের বিরুদ্ধে বলি, কারাপশন বিরুদ্ধে বলি বলে আমার স্টেটের, আমার ওয়াকফ স্টেটের অনেক কাজ আটকে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করি, আমি মামলা লড়ে যাই, কিন্তু আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি আজ পর্যন্ত। যদি কেউ সাবিত করতে পারে कि আমি কারণ অন্যায় কাজ করেছি আজ পর্যন্ত কোনো ওয়াকফ নিয়ে, তো সেটা আমি যা বলবেন সেটা মেনে নেব। बंगाल में कितने वक्त রিকর্ডেড 8,000 ওয়াকফ স্টেট বাঙ্গালে আছে। আরো একটা কথা বলছি, 8,000 ওয়াকফ স্টেটের ধরুন মুতাওয়াল্লি কমিটি আর মুতাওয়াল্লি নিয়ে 14,000 মুতাওয়াল্লি আছে। 8,000 ওয়াকফ স্টেট রিকর্ডেড মোর অর লেস। সেখানে কেন শুধু 1 লক্ষ টাকা ইনকাম সেটা আমরা এখানে দিয়েছি দাবি, কেন 1 লক্ষ টাকা ইনকাম যায়, যে মুতাওয়াল্লি হবে সে ভোট দিবে, একটা মুতাওয়াল্লি মেম্বার এলেক্ট করার জন্য, সেটা সংশোধন করার জন্য আমরা দাবি করেছি যে এই আইনটা যেটা দরকার আছে সংশোধন করা। একটা মুতাওয়াল্লি মেম্বার এলেক্ট করতে গেলে শুধু ওই মুতাওয়াল্লি ভোট দিতে পারে যাদের ইনকাম 1 লাখ অ্যান্ড অ্যাবাভ আছে। কেন
ওই যে লোক মেম্বার ইলেক্ট হয়ে আসছে সে তো সমস্ত মোতাবলিদের রিপ্রেজেন্ট করছে, সে তো সমস্ত মোতাবলিদের নুমাইন্দা ওখানে। তো যখন সে মোতাবলিদের নুমাইন্দা আছে তো সমস্ত মোতাবলিকে উচিত আছে ভোট দেওয়ার অধিকার, ভোট দেওয়ার অধিকার বাকি মোতাবলিদেরকে নেই কেন, সেটা সংশোধন করা দরকার আছে। কিন্তু সেটা না হয়ে এখানে অন্য অন্য কাজ হচ্ছে। तो ये 8,000 से जो आमदनी हो रही है वो वक्फ बोर्ड को आप लोग 60% देते हैं। अब आप कहते हैं कि जो 100 स्टाफ चाहिए तो वक्फ बोर्ड कैसे चलाएगा? 7% कितने होंगे? এই তো বাত 5%। সেই জন্য তো বললাম কি 7 কে 5 কেন করে দিল, চাইছে না প্রশাসন ওয়াকফ বোর্ড চলুক, প্রশাসন চাইছে না। ও 7% কে 5% কেন করলো? এমনি তো ওয়াকফ বোর্ড পারছে না খরচা চালাতে, স্টাফ নেই, আসে আরো 7% যে ছিল কন্ট্রিবিউশনকে কম করে 5% করে দিল। এটা কি হচ্ছে আপনারা বিচার করুন। আজকে এই আইনের বিরুদ্ধে লোক রাস্তায় কেন নেমেছে? এই আইনটা তো ওয়াকফের এবং সমস্ত সমাজের खिलाफ, देशर खिलाफ। आपको भेज दें के लिए अहम जरूरी इसलिए है उस नागरिक के कारण उस देश का फंड जमा होता है और उस देश का फंड के वजह से ये देश चलता है। तो आपको तो हर नागरिक को सर पर रखना चाहिए सरकार को। यहाँ तो मसला बिल्कुल उल्टा होता है। जब सरकार पहले आती है जनता के पास हाथ जोड़ते हैं, जब वो सरकार को इलेक्ट कर लेता है, उसको बैठा देता है गद्दी पर, उसके बाद जनता जाती है उसके पास हाथ जोड़ता है। तो ये इस तरह का नीति, अगर इस तरह का राजनीति होगा तो कभी तरक्की नहीं होगा। हमेशा सरकार को ये समझना है कि वो जनता के लिए है, जनता का हर नागरिक उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हर नागरिक से देश का टैक्स जनरेट होता है और उसी टैक्स से पूरा देश चलता है। तो चाहे वो वक्फ हो या चाहे एक इंडिविजुअल हो, हर आदमी जो रहता है इस देश के सरजमीन पर वो किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को देता है, तब वो जाके रहता है। तो उसका अधिकार है, उसके अधिकार के लिए देश को जनता प्रशासन को काम करना चाहिए। और प्रशासन अगर उसको खिलाफ काम करे तो ऐसा प्रशासन को कोई पसंद करेगा? ऐसे प्रशासन को कुर्सी से उतार देना चाहिए। जो जनता के खिलाफ हो, जनता के हित के खिलाफ हो, देश के हित के खिलाफ हो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई तुम जब यूनाइट एंड रूल कर सकते हो तो क्यों नहीं तुम करते हो? क्यों डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो? चाहे वो कम्युनल डिवाइड हो, चाहे कास्ट डिवाइड हो, कोई भी डिवीजन ये देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। এটা একটা ফ্যাসিস্ট সরকার। এই সরকার আমাদের দেশে সংবিধানের মৌলিক যে কাঠামো, দেশের যে মৌলিক কাঠামো সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করতে চাইছে। এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করার যে কর্মসূচি তার একটা হচ্ছে এদেশের মুসলিমদেরকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তৈরি করা। আর সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তৈরি করা মানে হচ্ছে এদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না, এদের কোনো নাগরিক অধিকার থাকবে না। এই যে টোটাল কর্মসূচি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করা, তার পার্ট হচ্ছে মুসলিমদেরকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন করা। এই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন করার কতগুলো পরপর স্টেপ আছে। সেই স্টেপটা হচ্ছে এর আগে যেগুলো করেছে এনআরসি, সিএ, তারপরে হচ্ছে 3 তালাক, এবার আসছে আমাদের ওয়াকফ প্রপার্টি, এরপরে আসবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এক কথায় বলা যেতে পারে মুসলিমদেরকে তোষণ করছে, মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করছে, তোষণ নয়, মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করছে, অত্যাচার জুলুম করছে, মুসলমানদেরকে একটা সোশ্যাল অ্যানার্কি দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানদেরকে একটা জেনোসাইডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এই জেনোসাইডে নিয়ে যাওয়ার পার্ট হচ্ছে ওয়াকফ যে নতুন আইনটা করলো, এই আইনটা হচ্ছে পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী। সংবিধানে যে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা আছে সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরোধী। আমাদের দেশের সংবিধানে যে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার আছে সেই অধিকারের বিরোধী। ফলে এটা সর্বদিক দিয়ে মুসলিমদের হাতে ওয়াকফ প্রপার্টি বলে যে সম্পদটা আছে সেই সম্পদগুলোকে লুট করা, আইনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে লুট করে সেগুলোকে কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে দেওয়ার একটা মহা চক্রান্ত, মহা ষড়যন্ত্র। এর মূল উনি অনেকগুলো বলেছেন, আমি 3টে কথা আপনাদের সঙ্গে মিল করছি। প্রথমটা হচ্ছে
যে আগের সমস্ত আইনগুলোর যখন সংশোধনী করা হয়েছিল সেই কোনো সংশোধনীতে অমুসলিমদের এখানে আনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে দুজন অমুসলিম আনা হবে। তারপরে বলা হয়েছে এমন প্রভিশন করা হয়েছে যে অমুসলিম শব্দটা নেই, কিন্তু মুসলিম হতে হবে, এই যে ম্যান্ডেটরি ছিল সেইটাকে ডিলিট করে দিয়েছে। ফলে প্র্যাকটিক্যালি সেটা অমুসলিম হয়ে যাবে। নতুন এই আইনে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে টোটাল মেম্বার হবে 22 জন। 22 জনের মধ্যে মুসলিম ম্যান্ডেটরি হচ্ছে 8 জন, তাহলে বাকিটা হয়ে যাচ্ছে অমুসলিম। ফলে এই টোটাল অমুসলিম কারা হবে, প্র্যাকটিক্যালি হবে আরএসএস এর লোকেরা, বিজেপি লোকেরা। এই আরএসএস এর লোক, বিজেপির লোককে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে ঢুকিয়ে টোটাল মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোকে লুট করার একটা মহাকৌশল, ষড়যন্ত্র। একইভাবে রাজ্যে রাজ্যে যে বোর্ডগুলো আছে ওয়াকফ বোর্ড, সেখানে টোটাল এখন সদস্য হয় 11 জন। 11 জনের মধ্যে মুসলিম ম্যান্ডেটরি 4 জন, 7 জন হচ্ছে অমুসলিম। মুসলিম হতে পারে আবার অমুসলিম হতে পারে। যখন দেখা যাবে কৌশলের মধ্যে যে ইন্টেনশন আইন তৈরি করার, তাতে 11 জনের মধ্যে 7 জন যদি অমুসলিম হয়, তো এই অমুসলিম কারা হবে? নিশ্চয়ই সেকুলার মুসলিম হবে না, নিশ্চয়ই যারা হিউম্যান রাইটস মনে করে সেই মুসলিমগুলো হবে না। কারা হবে? এই বিজেপি সরকারের সাথে যাদের ভালো সম্পর্ক তাদের হবে। ফলে সেখান থেকে রুট করবে। দ্বিতীয় যে কথা বলা হয়েছে, উনি বলেছেন যে ওয়াকফ বাই ইউজার্স। দেখুন, দেশ কাল সমাজ সভ্যতা যত এগোচ্ছে তত নতুন নতুন আইন তৈরি হচ্ছে, তত সিস্টেম বাড়ছে, তত হচ্ছে। আজকে আইন কানুন যত সুস্থভাবে অনুশীলন করা হয়, 30 বছর আগে তত ছিল না, 50 বছর আগে তত ছিল না, 100 বছর আগে তত ছিল না, 500 বছর আগে তত ছিল না। ফলে আজ থেকে 1500 বছর আগে, 1200 বছর আগে, 1000 বছর আগে এরকম কোনো নিয়ম ছিল না যে প্রত্যেকটা কথা নির্দিষ্ট করে করা হয়। ধরুন এই যে বিয়ে শাদী হয়, 50 বছর আগে বিয়ে শাদী রেজিস্ট্রেশন কম্পালসারি ছিল না, কিন্তু আজকে কম্পালসারি। এখন যদি বলে তোমার বয়স 70, তুমি বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছো দাও, তুমি দেখাতে না পারে তোমার বিয়েটা ক্যান্সেল, এইটাই যেমন অন্যায় অপরাধ, তেমন 1000 বছর আগে যে সমস্ত প্রপার্টি দান করা হয়েছিল, 1000 বছর ধরে ওয়াকফ চলে আসছে বিভিন্নভাবে, সেইটাকে যদি তুমি 1000 বছর প্রমাণ করো, সেটাই সেরকমই অন্যায়। আজকে দিল্লি জামা মসজিদ শাহজাহান জমি দিয়েছিলেন, এখন যদি বলে শাহজাহান জমি দিয়েছিলেন তার দলিল দেখাও, এটা সম্ভব? এটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মুসলিমদের ক্ষেত্রে স্পেশালি এরকম একটা সিস্টেম আছে, কেউ তার ইচ্ছা, তার ইন্টেনশন সেটা মুখেও বলতে পারে, সেটা সবসময় হয় না। মুখে বললো আমার সম্পত্তি দিলাম, সেটাই চলে আসছে। ফলে এই ওয়াকফ বাই ইউজার এটা ডিলিট করার মধ্য দিয়ে প্রচুর সম্পত্তি, বিশেষ করে যেগুলো পুরাতন সম্পত্তি, 400 বছর আগে, 500 বছর আগে, 1000 বছর আগে সুলতানি আমলে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, মোগল পিরিয়ডে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, নবাব পিরিয়ডে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, সবগুলোকে লুট করার একটা কৌশল চলছে। 3 নম্বর হচ্ছে যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে লিমিটেশন অ্যাক্ট, যেটা উনি বলেছেন খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে, যে কোনো একজন মানুষ, আপনি একটা ওয়াকফ প্রপার্টি জবরদখল করলেন, করে লিটিগেশন চলছে, কোনোভাবে যদি 12 বছর পার করতে পারেন, তাহলে সেটা ওয়াকফ হয়ে যাবে। এটা নাই হতে পারে। এইভাবে এই আইনের ছত্রে ছত্রে, মানে প্রত্যেকটা ক্লজে এই সম্পত্তিগুলোকে লুট করার একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমরা চাইছি একজন সাংবাদিক হিসাবে, দেশের নাগরিক হিসাবে, সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনারা জনগণের কাছে প্রচার করুন। কারণ আপনি বাই প্রফেশন একজন সাংবাদিক, কিন্তু সাংবাদিকের বাইরেও আপনি একজন দেশের সমাজের নাগরিক, আপনি দেশের নাগরিক, আপনি সমাজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। ফলে সেটা আপনারা প্রচার করুন, এগুলো ভালো করে পড়ুন, বুঝুন, কথা কন। सर आपने वक्फ एक्ट का जो अभी ये प्रेस रिलीज दिया है, इसमें 3 नंबर जो पॉइंट है, इरेशनल इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। तो सर ये कानून पास हुआ है, मंजूर हुआ है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से 3 अप्रैल 2025 को, जबकि इससे पहले 2024 में 27 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी बंगाल वक्फ बोर्ड की, यहाँ की स्टेट वक्फ बोर्ड की। उसमें 2 नॉन मुस्लिम को आपको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। एक है आलोक नायक, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और दूसरे हैं आपका अभिजीत दास, ट्रेजरर बनाया गया। ये नसीबन बीबी नवाब खानम वक्फ स्टेट के तहत है, यह विधान सरानी में है। तो इसके सिलसिले में आपने कुछ मतलब बताइए, जबकि ये वक्फ कानून से पहले ये काम हुआ है। आपको बता दें, आपको इसकी मालूमात होना ज़रूरी है।
जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक वक्फ स्टेट के बारे में कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड से तो ताल्लुक नहीं है। वक्फ बोर्ड ने उसका अप्रूवल दिया है। वक्फ बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि एक एनी वक्फ स्टेट, कोई भी वक्फ स्टेट में नॉन मुस्लिम भी मुतवल्ली हो सकता है। मालूम है आपको ये कानून? नॉन मुस्लिम भी उस पर मेंबर हो सकता है, उस कमेटी का, वक्फ को मैनेजमेंट के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि उसको चलाना है वक्फ कानून के मुताबिक। भले नॉन मुस्लिम हो, चलेगा कैसे? वक्फ कानून के मुताबिक। वक्फ कानून क्या है? ये मोहम्मदन लॉ का एक हिस्सा है। मोहम्मदन लॉ से डिराइव किया गया है वक्फ का कानून। तो एज लॉन्ग एज दैट नॉन मुस्लिम मेंबर मैनेजेस, administers a waqf state as per the Waqf Act, as per the Sharia law, there is nothing wrong. लॉ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। देखिए, जब कानून बन जाता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने ये कानून पास करने के लिए अपना रजामंदी दिया, उनसे मेरा सवाल है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनते हैं, जब शपथ लेते हैं, तो यही शपथ लेते हैं कि हम देश के संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, देश के संविधान के मुताबिक हम अपना काम करेंगे। तो जब एक कानून या देश की जनता के खिलाफ, देश के एक समाज के खिलाफ बनाई जा रही है, तो क्यों उन लोगों ने उसमें अपने हाई कमांड के इशारे के ऊपर उन्होंने क्यों उस पर रजामंदी दी? क्यों पास कराया उस कानून को? जो कानून जो है वो देश के समाज के खिलाफ है, देश के जो हित के खिलाफ है। यह है मेरा सवाल उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि आप शपथ तो लेते हैं कुछ और करते हैं कुछ। पैगाम ये है कि कोई संपत्ति किसी की अपनी नहीं होती, उस संपत्ति से सब कोई फायदा उठाता है। पहले तो फायदा उठाता है गवर्नमेंट, जो टैक्स लेता है, खाजना लेता है संपत्ति के ऊपर। तो जब खाजना और टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ये उसका कर्तव्य है कि उसका प्रोटेक्शन करे, उसका अच्छा करे, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, वो गवर्नमेंट को चिंता करना है। इसी बात उस संपत्ति में जो भी लोग रहते हैं, एंजॉय करते हैं, वो कौन होते हैं? वो सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स होते हैं। मैं आपको एक नहीं बल्कि हज़ारों ऐसा गवाही दे दूंगा कि वक्फ संपत्ति पर 90% नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई, आप सब संपत्ति को क्यों खत्म करना चाह रहे हो? जो देश के लोगों की चीज है, उसमें देश के हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको भोग कर रहे हैं। क्यों पीछे पड़े हो इसके हाथ धो के? क्या कहीं और सरकार का, प्रशासन का कोई नियत कुछ और तो नहीं है कि देश के जो जरूरी मुद्दे, इंपॉर्टेंट इश्यूज से लोगों का अटेंशन को हटा के कहीं और लगाना? हमें तो शक होता है कि अगर कोई भी सरकार होती तो वो देश के हर लोगों के लिए, हर नागरिक के लिए अच्छा सोचती, वो डिवाइड एंड रूल नहीं करती। अरे यूनाइट एंड रूल करके तो शासन करना सीखो, वो कहीं बेटर होगा डिवाइड एंड रूल करने से। मेरा ये पैगाम है हुकूमत को, प्रशासन को। तो सरकार से पूछिएगा, हम लोग तो बता ही रहे हैं, लेकिन सरकार जिसने बनाया उससे पूछिए कि आपका उद्देश्य क्या है, ऐसा गलत कानून क्यों बनाया है आपने, जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। कोई तो कारण है आंदोलन होने का। किसी के पास इतना फालतू टाइम तो नहीं है कि वो रास्ते में उतर जाए आंदोलन करने के लिए। तो आपने ऐसा काम क्यों किया है, ऐसा कानून बनाया क्यों है जिस पर सबका ऑब्जेक्शन है? सर